अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आईएनएन चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना की काबीना ने कैंप ऑफिस प्रगति भवन में मुनक्किदा इजलास में साल 2023-24 के लिए रियासती बजट को मंजूरी दे दी। इस इजलास की सदारत वजीर आला चंद्रशेखर राव ने की। काबीना में मंजूरी से पहले बजट की तजावीज़ पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर आला के दफ्तर के ट्वीट में ये बात बताई गई। वजीर फाइनेंस हरीश राव 6 फरवरी यानी पीर के रोज 10:30 बजे दिन बजट पेश करेंगे। बाद अज़ा वजीर उमूर मुखन्ना प्रशांत रेड्डी कानून साज काउंसिल में बजट पेश करेंगे। 7 फरवरी को असेंबली का इजलास नहीं होगा। बजट सेशन 12 फरवरी तक जारी रहेगा, जिसका फैसला बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में किया जाएगा। आम बजट पर मबाहिस और इस पर वजीर का जवाब 8 फरवरी तक होगा। चीफ मिनिस्टर और सदर बीआरएस चंद्रशेखर राव ने मराठों के हुक्मरान शिवाजी की आबाई वतन शिवानेरी से बीआरएस पार्टी की इंतखाबी यात्रा 10 दिन के अंदर शुरू करने का ऐलान किया। महाराष्ट्र के नांदेड़ में रेलवे स्टेशन के रूबरू वाक़े गुरु गोविंद सिंह ग्राउंड में बीआरएस के जलसे आम से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने यह बात कही। टीआरएस से बीआरएस में तब्दील होने के बाद आज पहली मरतबा इस पार्टी का जलसे आम महाराष्ट्र के नांदेड़ में मुनक़िद हुआ, जहां हजारों अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए केसीआर ने कहा कि महाराष्ट्र के 288 असेंबली हलकों में बीआरएस की इलेक्शन यात्रा का एक ही मरतबा आगाज होगा। उन्होंने कहा कि तमाम असेंबली हलकों में एक ही मरतबा बीआरएस की इंतखाबी गाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के हर गांव में बीआरएस की किसान कमेटियों को भी तश्कील दिया जाएगा। देश में सरकार किसने चलाया? 75 साल में ज्यादा से ज्यादा समय 54 साल 54 इयर्स कांग्रेस ने हुकूमत की इस देश में। 16 साल नंबर 2 स्थान पे भाजपा हुकूमत किया। बस 3, 4, 5 साल दूसरे लोग आए और गए बीच में। कोई साल, कोई 1.25 साल, कोई 1.5 साल, कोई 8 महीना। वीपी सिंह, चंद्रशेखर, देवेगौड़ा ऐसे लोग कम समय के लिए थे। 75 सालों में 70 साल यही 2 पार्टी हुकूमत करते रहे। अगर कोई कसूरवार है तो ये 2 पार्टियां ही है। इस बात को गांव में जाने के बाद सोचिए, चर्चा कीजिए। ये लोकतंत्र है, लोकशाही है, हम अपने बात रख सकते हैं। हमारे संविधान इतना अधिकार हमें दिया है, ये हम किसी के व्यक्ति के ऊपर निंदा नहीं कर रहे हैं। जो इतिहास चला उसको साफ बता रहे हैं। अब देखिए, कुछ हल निकला, कुछ समाधान निकला। कांग्रेस गया, बीजेपी आया, भाई वही भाषणबाजी। कोई ये बात तो कोई वो बात। तू कितना, मैं कितना, तू कितना का आया, मैं कितना का आया, तेरा वो घोटाला तो मेरा ये घोटाला, तेरा अंबानी तो मेरा अदानी। एक सिंपल बात मैं बताता हूं, सिंपल बात है जो आपके आंखों के सामने है, आसानी से आप समझ जाओगे। माननीय मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री बने, उनका एक बड़ा गंभीर स्कीम था मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया जोक इन इंडिया बन गए। क्या किधर गया भाई मेक इन इंडिया? मेक इन इंडिया काम करता तो हर शहर में, भारत के हर छोटे छोटे शहर में चाइना बाजार लगता है। पतंगों का मांझा चाइना से आता है। दीपावली के पटाखे, होली के रंग, दीपावली के दिए, आखिर हम पूजने वाले गणेश मूर्तियां, हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, ये सारे चाइना से आते हैं। भाई घरे घर, गांव गांव, गली गली चाइना बाजार लग रहा है, तो कहां गया मेक इन इंडिया? चाइना बाजार क्यों लगता? भारत बाजार लगना चाहिए ना। नांदेड़ में कितना चाइना बाजार है गिन लीजिए। आप परमनी में जाओ, अकोला में जाओ, कहीं भी जाओ, सारे ही देश में, आप उत्तर प्रदेश जाओ, तमिलनाडु जाओ, तेलंगाना जाओ, आंध्रा जाओ, हर शहर में छोटे बड़े सब में चाइना बाजार लग रहा है।
ये क्या हो रहा है देश में? कब तक ये बात चलते रहेंगे? ईमान से सोचिए, दिल से सोचिए। मैं इसलिए बार बार आपसे कह रहा हूं, मेरे बातों को सुन के यूं मत छोड़ दीजिए। मैं आपका भाई हूं, आपका बेटा हूं। मैं दुख दर्द से ये बात कह रहा हूं। चीफ मिनिस्टर और सदर बीआरएस चंद्रशेखर राव ने कहा है कि आइंदा इंतखाबात में मरकज में बीआरएस के इख्तिदार में आने पर कानून साज इदारों में 33% खवातीन तहफुजात पर अमलावरी की जाएगी। नांदेड़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जिस समाज में खवातीन को क़यादत दी जाती है वो समाज काफ़ी तेज़ी के साथ तरक्की करता है। बीआरएस पार्टी के इख्तिदार में आने के फौरी बाद पार्लियामेंट और असम्बलियों में और दीगर ऐवानों में 33% तहफुजात को मंजूरी देते हुए उस पर अमल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि खवातीन तहफुजात पर अमलावरी वो 1 साल के अंदर करके दिखाएंगे। इस मौके पर चंद्रशेखर राव ने मरकज की नरेंद्र मोदी हुकूमत पर खवातीन को नजरअंदाज करने का इल्जाम आयद किया। इसमें बहुत ज्यादा संपत्ति रखते हुए देश की जनता उस संपत्ति से क्यों वंचित है? ये सिंपल बात है। इजीली हम आसानी से समझ सकते हैं इस बात को और इसको सुलझाने में भी समाधान भी ढूंढ सकते हैं। एक पानी का मसला ले लीजिए अपने देश में, पानी का कितना तमाशा, वाई वाटर वार्स इन इंडिया। मैं आप लोगों को भी प्रणाम करता हूं। आप लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, समझते हैं, सोचते हैं। मेरा विनंती हुआ आपसे, प्लीज एजुकेट द पीपल। देश को समझाने में आप बहुत बड़ा योगदान आपका रहता है, पत्रकार मित्रों का। आपसे भी मैं अनुरोध करूंगा, प्रार्थना करूंगा, आप भी हमारे भाई हो, शहरी हो, इंडियन हो, तो इस बात को जितना आप फैला सके, जितना आप विचारधारा इसका मतलब कह सके, तो उतना ही देश के लिए आप कुछ कंट्रीब्यूट करोगे। ये मेरा भावना है, मेरा प्रार्थना है आप तमाम लोगों से। कितना गुमराह किया जाता है लोगों को। देश में जरूरत से ज्यादा पानी की उपलब्धि है। देश को जितना पानी चाहिए वो चाहे सिंचाई के लिए हो, पीने के लिए हो, या डोमेस्टिक यूज के लिए हो, किसी अन्य चीज के लिए हो, उद्योग के लिए हो, उससे ज्यादा पानी हमारे पास उपलब्ध है। ये आंकड़े मेरे नहीं हैं, ये सेंट्रल वाटर कमीशन के आंकड़े हैं। हमारे देश में बारिश होता है 1,40,000 TMC। मैंने इसमें दिया है, आपको विस्तार रूप से दिया है मैंने, आप बाद में उसको देख सकते हैं। पूरे कागज में टोटल डिटेल्स अवेलेबल हुई थी। 1,40,000 TMC की बारिश होती है इस देश में। उसमें आधा बाष्पीकरण होता है बारिश होते समय ही, आधा से कुछ मात्रा में ज्यादा 70-75,000 TMC यूजेबल वाटर इज वेरी मच अवेलेबल इन इंडियन रिवर्स। आज तक देश ने 20-21,000 से ज्यादा पानी नहीं उपयोग किया। हमारे देश का लैंड मास है 83 करोड़ एकर्स, लगभग कुछ कम ज्यादा में 83 करोड़ एकड़ है। 32,87,000 स्क्वायर किलोमीटर से, जो अगर एकड़ में नापा जाए तो 83 करोड़ एकड़ होता है। इसमें सीधे ही 41 करोड़ एकड़ कृषि योग्य भूमि है। सरकार अगर दमदार हो, नीति अगर बदले, तो हर एकड़ में हिंदुस्तान के पानी दिए जा सकते हैं। क्यों नहीं देना चाहिए? जब पानी की उपलब्धि है, भूमि है, कृषि प्रधान देश है, क्यों नहीं देना चाहिए? इसमें रुकावट क्या है? अब बनावटी बातें आप लोग बखूब जानते हैं, बहुत अच्छा जानते हैं। ट्रिब्यूनल्स के नाम पे कितने दशक हमारे केंद्र सरकार हमको कहानियां सुनाता है, वो चाहे कांग्रेस का सरकार हो, भाजपा का। पीछे 75, अभी हमारे पास एक ट्रिब्यूनल है कृष्णा पानी का लेके, ब्रजेश कुमार ट्रिब्यूनल है, जिसका नियुक्त हुआ था 2004 में। आज तक एक बात भी उन्होंने नहीं कहा, पता नहीं अवार्ड कब देते। 19-20 साल गुजर गए, 2-2 दशक, 3-3 दशक, 4। तेलंगाना पीसीसी के सदर रेवंत रेड्डी 6 फरवरी यानी पीर के रोज से कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर पदयात्रा शुरू करेंगे। कांग्रेस राय के मुताबिक अवामी मसाइल और हुकूमत की नाकामियों के खिलाफ उनकी ये पदयात्रा रहेगी। मुलुक जिले के मेडारम में सम्मता सारनामा यात्रा के मुकाम से रेवंत रेड्डी अपनी पदयात्रा का आगाज करेंगे। वो पीर की सुबह 8 बजे हैदराबाद से वरंगल के मुलुक पहुंचेंगे और 11 बजे मेडारम की यात्रा के मुकाम पर खुसूसी पूजा के बाद 12 बजे पदयात्रा शुरू करेंगे। उनकी पदयात्रा मेडारम से कुत्तूर,
नारलापुर प्रोजेक्ट नगर तक जारी रहेगी। प्रोजेक्ट नगर में दोपहर 2:30 बजे लंच के बाद दोबारा पदयात्रा शुरू करेंगे और शाम 5 बजे पिसरा गांव में कॉर्नर मीटिंग से खिताब करेंगे। वहां से रात 8 बजे रामप्पा गांव पहुंचेंगे और उसी गांव में शबबंदी करेंगे। कांग्रेस के सीनियर कायद और रुकने पार्लियामेंट नलगुंडा उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि 1 माह के अंदर रियासती असेंबली तहलील होने वाली है। इसके बाद रियासत में सदर राज के निफाज का इम्कान है। नलगुंडा पार्लियामानी हल्के में कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम से खिताब करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि आने वाले असेंबली इंतखाबात में बीआरएस पार्टी बदतरीन शिकस्त से दो चार होने वाली है और वो आइंदा असेंबली इंतखाबात में कोडाट असेंबली हल्के से मुकाबला करते हुए 50,000 से ज्यादा वोटों की अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेंगे। इस मौके पर उत्तम कुमार रेड्डी ने दावा किया कि अगर उनके दावे के मुताबिक एक वोट भी वो कम लाते हैं तो वो सियासत से सुबुकदोश हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि एक ताजा सर्वे के मुताबिक कांग्रेस पार्टी 25% वोट हासिल कर सकती है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आलमी सतह पर काफी मकबूल हुई क्योंकि इस यात्रा के जरिए राहुल गांधी ने मुल्क के मौजूदा हालात में अमन और इत्तेहाद पैदा करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 450 किलोमीटर तवील पदयात्रा की थी। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि रियासत में राहुल गांधी की यात्रा के बाद कांग्रेस का मौक़िफ़ मुस्तहकम हुआ और आइंदा इंतखाबात में कांग्रेस का इक़्तिदार में आना यकीनी है। शब्बीर अली फाउंडेशन ने सहायता ट्रस्ट इंडो यूएस हॉस्पिटल के साथ हैदराबाद की 30 रुकनी मेडिकल टीम और एक मशहूर अमेरिकी मेडिकल टीम के ताउन से इतवार को कामारेड्डी टाउन की इस्लामपुरा कॉलोनी में पसमानदा अफराद के लिए एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया। इस मौके पर खिताब करते हुए साबिक वजीर और कानून-साज काउंसिल में साबिक अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने माशरे के गरीब और पसमानदा तबकों की मदद के लिए ऐसे इकदाम की जरूरत पर रोशनी डाली जो मुनासिब सेहत की देखभाल तक रसाई ना होने की वजह से मुख्तलिफ बीमारियों से लड़े हैं। कैंप में 1500 से ज्यादा अफराद को मुफ्त तिब्बी खिदमत बशमूल ब्लड प्रेशर, शुगर, ईसीजी, दिल से मुतालिक टेस्ट और आंखों के लेंस के चेकअप की पेशकश की गई। कैंप में शरीक तमाम अफराद में मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की गई। कैंप में कई मुमताज तिब्बी पेशावर अफराद और दीगर नामवर शख्सियात ने शिरकत की, जिनमें सहायता ट्रस्ट के चेयरमैन मंजूर गौरी, सीईओ सैयद अनीसुद्दीन, डीसीसी के सदर कैलाशा श्रीनिवास और दीगर शामिल थे। సాహిత్య ట్రస్ట్ అమెరికాకు సంబంధించిన మంజూర్ గౌరీ గారు, ఆయన అమెరికాలో ఇండియన్ ముస్లిం రిలీఫ్ అండ్ చారిటీ ట్రస్ట్ చైర్మన్గా ఆయనతో సహా 20 మంది డాక్టర్స్ అమెరికా నుంచి వచ్చి ఈ మా దేశంలో పుట్టినాము, ఈ మట్టి మీద గడ్డ మీద పుట్టినాము కాబట్టి ఇక్కడ ప్రజలకు కూడా సేవ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఇలా కామారెడ్డికు ఇంత పెద్ద ఎత్తున డాక్టర్స్ వచ్చి దాదాపు ఇప్పటికే 700 నుంచి 800 అయినారు. ఒక 2000 మందికి ఇలా చూసే ఒక టార్గెట్ ఉంది. ట్రీట్మెంట్ వాళ్ళే, టాబ్లెట్స్ వాళ్ళే ఇస్తున్నారు. ఇంకేదైనా పేషెంట్ హైదరాబాద్కు కూడా అక్కడ వాళ్ళ హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయి, అక్కడ కూడా వాళ్ళు ఆపరేషన్ కానీ ఇంకా ట్రీట్మెంట్ కూడా వాళ్ళ ట్రస్ట్ నుంచే చేస్తారు. ఇంత గొప్ప కార్యక్రమం తీసుకొని అమెరికా నుంచి వచ్చినందుకు కామారెడ్డి ప్రజల తరఫు నుంచి, మా కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫు నుంచి, మా వాలంటీర్ తరఫు నుంచి మంజూర్ గౌరీ భాయ్కి, అనీస్ భాయ్కు, వాళ్ళతోని వచ్చిన డాక్టర్స్కు, వాలంటీర్స్కు, వాళ్ళ కమిటీకు నేను పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. సాహిత్య बीजेपी के रुकन असेंबली रघुनंदन राव ने इल्जाम लगाया कि तेलंगाना कैडर से ताल्लुक रखने वाले आईपीएस ओहदेदारों को अहम ओहदों पर फायज नहीं किया जा रहा है। डीजीपी, एडिशनल डीजीपी, आईजी हैदराबाद रेंज जैसे अहम ओहदों पर बिहार कैडर से ताल्लुक रखने वाले आईपीएस ओहदेदारों को फायज किया जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए रघुनंदन राव ने कहा कि हालिया दिनों हुकूमत ने 93 आईपीएस ओहदेदारों के तबादले किए, लेकिन उनमें एक ओहदेदार को भी अहम ओहदा नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव बिहार से ताल्लुक रखने वाले ओहदेदारों को ही अहम ओहदों की तकसीम में अवलीन तरजीह दे रहे हैं, जिससे ये वाज़ेह हो रहा है कि केसीआर का ताल्लुक हो सकता है बिहार से है। उन्होंने कहा कि मौजूदा डीजीपी अंजनी कुमार का ताल्लुक आंध्र प्रदेश कैडर से, इस तरह तेलंगाना कैडर से ताल्लुक रखने वाले ओहदेदारों को नजरअंदाज किया जा रहा है। बीजेपी रुकन असेंबली ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो फौरी असर के साथ डीजीपी अंजनी कुमार को आंध्र प्रदेश रवाना करें और तेलंगाना कैडर के सीनियर ओहदेदार को डीजीपी मुकर्रर करें। उन्होंने कहा कि हालिया दिनों जिन 93 आईपीएस ओहदेदारों को तबादले और तरक्कियां दी गई, उनमें 4 ओहदेदार
4 ओहदे बिहार से ताल्लुक रखने वालों को दिए गए, जिनमें अंजनी कुमार के अलावा संजय कुमार जैन, शाहनवाज कासिम, स्वाति लाकरा शामिल हैं। ఆంధ్ర ప్రాంతానికి కేటాయించబడినటువంటి బీహార్కు చెందిన సోమేష్ కుమార్ అనేటువంటి ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ తెలంగాణ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు అందరినీ పక్కన పెట్టి చీఫ్ సెక్రటరీ దేశంలోనే తెలంగాణ ఆత్మగౌరవం అనేటువంటి పదాన్ని చంద్రశేఖరరావు గారు పదే పదే వాడుతూ ఆ తెలంగాణ ఐఏఎస్ ని అన్యాయం జరిగింది, ఆంధ్ర ప్రాంతానికి కేటాయించినటువంటి ఒక బీహార్కి చెందిన ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ తెచ్చుకొని తన మూలంలో బీహార్ నుంచి ఉన్నట్టుంది కాబట్టి అందుకని పాఠవాసన యాక్ట్ వచ్చి కేసీఆర్ గారు సోమేష్ కుమార్ గారు తెచ్చుకున్నామని అక్కడ నెలలో విలీనం లేదు రాంగ్ మెసేజ్ అలాగే ఇంకొక తెచ్చుకున్నాడు. రెవెన్యూ వ్యవస్థకి భాషగా సోమేష్ కుమార్ గారు బీఆర్ఐఎస్ తెచ్చుకుంటే ఆయన ధరణి నుంచి తెలంగాణ కన్నీళ్ళలో నీళ్ళకు కారణం ఆయన తెలంగాణ అవగాహన చేశారు. ఆయన మమ్మీ అంటే ఒకటే పోలీసులకు భాషను తెచ్చుకున్నాడు కేసీఆర్ సార్ తెచ్చుకున్నాడు. ఎవరు అంజనీ కుమార్ సార్ అంటే ఈయన సోమేష్ కుమార్ బీఆర్ఐ అంజనీ కుమార్ బీఆర్ఐ రెవెన్యూ బీఆర్ఐ పోలీసు బీఆర్ఐ మొట్టమొదటిసారిగా అనుమానం వచ్చింది. తెలంగాణలో భూమిరాజు తీసుకురావద్దు, దయచేసి తెలంగాణ ప్రజలు చాలా మంచివాళ్ళు, తెలంగాణ ప్రజలు ఆత్మహత్యాలతో వెళ్తారు, తెలంగాణ ప్రజలు కొట్లాడితే తెలంగాణ పాలించవద్దు అనేటువంటి ఒక బాధ్యత కోసం కొట్లాడింది తెలంగాణ సమాజం మొత్తం. తెలంగాణ కథ ఎందుకు చెప్తున్నారని सीनियर बीजेपी कायद व साबिक रुकन पार्लियामेंट विवेक वेंकट स्वामी ने भोपालपल्ली आसिफाबाद में सुनील रेड्डी की जारी प्रजा चैतन्य यात्रा में हिस्सा लेते हुए आवाम से मुलाकात की और पार्टी परचम लहराने के बाद खिताब करते हुए बताया कि बीजेपी वजीर आला चंद्रशेखर राव और उनके अराकीन खानदान की जानिब से कालेश्वरम आबपाशी प्रोजेक्ट में हजारों करोड़ रुपयों की धांधली की गई और हेराफेरी इसमें की गई। इसके खिलाफ बीजेपी न सिर्फ आवाज उठा रही है बल्कि इससे आवाम को वाकिफ भी करवा रही है। जिले कामारेड्डी में बीजेपी के कायदीन ने पुलिस स्टेशन के बाहर धरना दिया। जिले के मदनूर पुलिस स्टेशन में जाफरानी जमात के मकामी कायदीन और कारकुनों ने धरना दिया। उन्होंने इल्जाम लगाया जिले के पेद्दा इटला गांव में बीजेपी के कारकुन के बालाजी पर सब इंस्पेक्टर की मौजूदगी में पीएसीएस चेयरमैन सीनू पटेल ने हमला किया। उन्होंने मुतालबा किया कि सीनू पटेल के खिलाफ मामला दर्ज करके उनको फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। इस अचानक धरने के नतीजे में कुछ देर के लिए कशीदगी फैल गई। असातिज़ा के तौर पर अलग अलग जिले में खिदमत अंजाम देने वाले अफराद ने आज वजीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी से मुलाकात करते हुए शोहर और बीवी को एक ही जिले में काम करने का मौका फराहम करने का मुतालबा किया। हैदराबाद के मिनिस्टर क्वार्टर्स में उन असातिज़ा ने वजीर तालीम के अलावा वजीर सिविल सप्लाईज गंगुला कमलाकर और वजीर कबायली बहबूद सत्यवती राठौर से भी नुमाइंदगी की। उन्हें एक याददाश्त भी हवाले की गई। इन असातिज़ा ने तशवीश का इजहार किया कि हुकूमत ने मुकम्मल तौर पर स्पाउस यानी शोहर और बीवी के तबादले नहीं किए। अब तक रियासत के 19 अजला में 615 ऐसे जोड़े हैं जिनके तबादले किए गए। अभी 13 अजला में स्पाउस के तबादले बाकी हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान हैं क्योंकि स्पाउस के तबादले ना होने की वजह से उनका ख़ानदान बिखर गया है। शोहर और बीवी अलग अलग ज़िले में खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जिससे उनके बच्चों की परवरिश और तालीम मुतासिर हो रही है। उन्होंने वजीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी से दरखास्त की कि वो जल्द से जल्द स्पाउस के तबादलों का अमल शुरू करते हुए उनके साथ मुनासिब इंसाफ करें। सिकंदराबाद के मिनिस्टर्स रोड पर वाक़े दक्कन मार्ग की इंहदामी कार्रवाई तकरीबन मुकम्मल हो गई है। चंद दिन पहले इस मॉल में बड़े पैमाने पर आग लग गई थी। इस 6 मंजिला इमारत में लगी आग को काफ़ी जद्दोजहद के बाद काबू में किया गया था। बाद अज़ान ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ओहदेदारों ने इस इमारत को मुकम्मल तौर पर मुनज़्ज़म करने का फैसला किया था, जिसके लिए मुत्तसिल मकानात में रहने वालों को बाज़ाबात कारी मरकज़ मुंतकिल किया गया था। तभी से इसकी इंहदामी कार्रवाई जारी थी। तहम आज सुबह ये इंहदामी कार्रवाई तकरीबन मुकम्मल कर ली गई। आज सुबह तकरीबन 6 बजे ये अमल मुकम्मल कर लिया गया। गुज़िश्ता 8 दिनों से इस इंहदामी कार्रवाई के जारी रहने के पेश नज़र इस इलाके में ट्रैफिक तहदीदात भी आयद की गई थी।
जिले निर्मल भैंसा मंडल के कोथागाम गांव में एक किसान ने अपने तौर पर रस्सियों की मदद से नदी पर पुल बनाया। इस तरह उस किसान की सोच ने कई दहाइयों के मसले को हल करने को यकीनी बनाया। नदी को अबूर करने के लिए रस्सियों से बनाया गया पुल किसान की तख्लीक का अक्कास बन गया है। इस इलाके के किसानों को अपनी खेतों को जाने के लिए मुश्किल सूरत हाल का सामना था, क्योंकि इसके लिए उनको नदी पार करनी पड़ती थी। इस नदी में गैर मजाज तौर पर रेत निकालने से नदी मजीद गहरी हो गई और इसमें कई गड्ढे भी पड़ गए, जिसके नतीजे में हालिया दिनों के दौरान कई किसान हादसे का शिकार हो गए। चंद दिन पहले बाबू नामी एक शख्स नदी में गिरकर हलाक हो गया था, जिसके बाद किसानों को इस नदी को पार करने में खौफ महसूस हो रहा था। इस वाक़े के बाद नागेश नामी किसान ने अपने जाती सरफे से खुद रस्सियों की मदद से पुल बनाया, जिसके लिए उसको 8 दिन लगे। इस आरजी पुल से किसानों को राहत नसीब हुई। गांव के सरपंच ने कहा कि इस नदी की दूसरी तरफ तकरीबन 700 एकड़ अराजी है। ज़रूरी कामों के लिए इस नदी को पार करना पड़ता था और खाद के साथ साथ ज़रूरी मकासद के लिए दरकार दीगर सामान लाने के लिए 7 किलोमीटर का सफर करना पड़ता था। किसानों की मुश्किल को देखते हुए नागेश ने लकड़ी और रस्सियों की मदद से चंद दिनों में ही इस पुल को तैयार करने में कामयाबी हासिल कर ली। नागेश ने कहा कि उसने इस तरह का पुल कश्मीर में देखा था, जिसके बाद उसने अपने किसान भाइयों को मुश्किल उनकी देखते हुए इस तरह के पुल की तैयारी का काम किया। महकमा मौसमियात ने कहा कि तेलंगाना में सर्दी की शिद्दत में कमी हो रही है और दर्जे हरारत में बतदरीज इजाफा दर्ज किया जा रहा है। महकमे ने कहा कि रियासती दारुल हुकूमत हैदराबाद में आइंदा हफ्ते से दर्जे हरारत 32 डिग्री सेल्सियस के दर्ज होने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने कहा कि शहर हैदराबाद में 11 फरवरी से दर्जे हरारत में बतदरीज इजाफे का इम्कान है। महकमे मौसमियात के ज़राए ने कहा कि सर्दी की शिद्दत रात में ज़्यादा देखी जा रही है, जबकि दिन के औकात में दर्जे हरारत में बतदरीज इजाफा होता जा रहा है। ये सूरत हाल जारी रहेगी। फरवरी के आखिरी हफ्ते तक इसी तरह की सूरत हाल बरकरार रहेगी। शहर के उप्पल, कापरा, खुतबुल्लापुर, शेरलिंगमपल्ली, खैरताबाद, शेखपेट, आसिफ नगर, बहादुरपुरा इलाकों के बशमूल सईदाबाद में दर्जे हरारत में इजाफे का इम्कान है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने हैदराबाद धमाकों की साजिश के मामले में मुकदमा दर्ज किया है। मरकजी वजारत दाखिला ने इस केस की तहकीकात एनआईए के हवाले कर दी है। इल्जाम है कि उन नौजवानों ने गुज़िश्ता साल दशहरे के मौके पर शहर के मसरूफ इलाकों में धमाके करने की साजिश रची थी, जिसे सिटी पुलिस ने नाकाम बना दिया। जाहिद, माज, हसन, फारूक और मोहम्मद समीउद्दीन को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उनके पास से 4 दस्ती बम, 5.5 लाख रुपए नकद रकम और 5 मोबाइल फोन जब्त किए थे। पुलिस ने इंकशाफ किया कि दस्ती बम पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते मनोहराबाद लाए गए थे। मुलजिमीन फिलहाल चंचलगुड़ा जेल में रिमांड पर हैं। तेलंगाना के जिले निजामाबाद और महाराष्ट्र के हिंगोली में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ये झटके इतवार को निजामाबाद के शुमाल मगरबी हिस्से और हिंगोली में महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मरकज के मुताबिक इसका मरकज जमीन से 5 किलोमीटर अंदर रहा। ये झटके सुबह 8:12 पर महसूस किए गए। एनसीएस ने कहा कि इस खुसूस में ट्वीट करते हुए इतला दी, इन झटकों के सबब किसी जानी नुकसान या फिर किसी माली नुकसान की कोई इतला नहीं मिली। नामपल्ली टेक की मस्जिद के चौराहे पर कुत्तों से अवाम काफ़ी परेशान हो रही है। कई बार बोलने पर भी इसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। यहाँ तक कि कुत्ते मस्जिद की सीढ़ियों पर भी गंदगी कर रहे हैं और आने जाने वाली गाड़ियों पर भी ये कुत्ते पीछे से हमला कर रहे हैं। इसकी वजह से कई हादसा भी पेश आ रहे हैं। एक शख्स हाल ही में गाड़ी से गिरने की वजह से जख्मी हो गया था।
हैदराबाद के इलाके रामनगर चौराहे के करीब शराब की दुकान पर शराब खरीदते हुए एक शख्स की मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक हफ्ते के रोज रामनगर चौराहे के पास शराब की दुकान पर एक मोहम्मद शख्स शराब खरीदने आया। उसने पैसे दिए, वहां के मुलाजिम ने उसे शराब की बोतल दी। शराब की बोतल हाथ में पकड़ते ही वो शख्स काउंटर टेबल पर गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। मकामी लोगों का कहना है कि उसकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई। ये सारा वाकया वाइन शॉप के सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गया। मुतवफ़ी की फौरी शिनाख्त नहीं हो सकी। जिले जगतियाल में पेश आए सड़क हादसे में 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। यह हादसा जिले के वेलगाटूर मंडल मुस्तकर में कल शब उस वक्त पेश आया जब तेज रफ्तार आरटीसी बस के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और यह बस ऑटो से टकरा गई। वेलगाटूर से जाने वाली बस ने जगदेव पेट देहात के करीब 2 गाड़ियों से ये मुतसादिम हो गई। इस हादसे में ऑटो ड्राइवर चंद्रमौली, ऑटो में सवार मुसाफिर तुलबा अर्चना शदीद जख्मी हो गए। दोनों जख्मियों को इलाज के लिए जगतियाल के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। उनमें ऑटो ड्राइवर चंद्रमौली की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। जिले नंदियाल में पेश आए सड़क हादसे में 2 तालिबात हलाक हो गई। हादसा जिले के नेरुड़ा चरला में उस वक्त पेश आया जब एक ऑटो के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और यह ऑटो उलट गया। महलूक तालिबात की शिनाख्त रजनी और शाहबादी के तौर पर की गई। जराये के मुताबिक ऑटो ड्राइवर तेज रफ्तारी के साथ ऑटो चला रहा था। हादसा इतना खतरनाक था कि दोनों तालिबात मौके पर ही हलाक हो गई। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। सैबराबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से माह फरवरी में खतरनाक ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों के खिलाफ खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म सैबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने इस खुसूस में इतला देते हुए आवाम से ख्वाहिश की है कि वो ऐसी खिलाफ वर्जियों की इतला दें और शहरी पुलिस बने। साथ में हैशटैग रोड सेफ्टी भी दिया गया। आवाम से ख्वाहिश की गई कि वो सड़क पर ऐसी ट्रैफिक खिलाफवर्जी करने वालों की तस्वीर या वीडियो लेते हुए व्हाट्सएप नंबर 9490617346 पर या फिर ट्विटर या फिर फेसबुक के जरिए सैबराबाद ट्रैफिक पुलिस को इस बात की इत्तला दें। साथ ही ये भी दरखास्त की गई कि ट्रैफिक खिलाफवर्जी करने वालों की तारीख, वक्त और मकाम की तफसीरात भी भेजी जाए। राजेंद्र नगर सीसीएस पुलिस ने एक गिरोह को गिरफ्तार कर लिया जो ट्रैक्टर्स की चोरी में मुलविस था। इन लोगों ने शंकरपल्ली और नारसिंगी इलाकों से 4 ट्रैक्टर चुराए थे। इस 4 रुकनी गैंग के पास से पुलिस ने चोरी करदा ट्रैक्टर्स को जब्त किया जिनकी मालियत करीब 50 लाख रुपए बताई गई। पाकिस्तान के साबिक सदर परवेज मुशर्रफ का इतवार के रोज इंतकाल हो गया। उनकी उम्र 79 बरस की थी। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक सिफारती ज़राए ने साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ के इंतकाल की तस्दीक की है। परवेज मुशर्रफ तवील अरसे से अमेरिकन अस्पताल दुबई में जेर इलाज थे। मुशर्रफ 11 अगस्त 1943 को दिल्ली में पैदा हुए थे और इब्तदाई तालीम कराची के सेंट पैट्रिक हाई स्कूल से मुकम्मिल हुई। साबिक सदर ने लाहौर के फॉर्मन क्रिश्चियन कॉलेज से आला तालीम हासिल की थी। परवेज मुशर्रफ 7 अक्टूबर 1998 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे पर फायज हुए थे। 12 अक्टूबर 1999 को साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को हटाकर चीफ एग्जीक्यूटिव बने और बाद अप्रैल 2002 में रेफरेंडम करा के बाकायदा सदर पाकिस्तान मुंतखब हुए। साल 2004 में आइन में 7वीं तरमीम के जरिए मजीद 5 साल के लिए परवेज मुशर्रफ बावर्दी सदर मुंतखब हुए। परवेज मुशर्रफ 18 अगस्त 2008 को मुस्तफ़ी होकर मुल्क से बाहर चले गए थे। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।